हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और पॉलिटी की क्लास चल रही है। इसमें हम अनुच्छेद 19 पढ़ रहे हैं। इसमें जो आपके मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसमें उन फंडामेंटल राइट्स में राइट टू आपका फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं। इस स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 को हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, उसको हम आगे लेके चलेंगे कि अनुच्छेद 19 से आगे में हमने ए और बी पढ़ लिया था। अनुच्छेद 19 एक ए और अनुच्छेद 19 एक बी। देखो, अनुच्छेद 19 एक ए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमने इसको पढ़ लिया था। तो वाक का मतलब क्या है और अभिव्यक्ति का मतलब क्या है और इस पर कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं, इसको भी हमने पढ़ लिया था। अनुच्छेद 19 एक बी स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है। तो सम्मेलन का मतलब कैसा सम्मेलन? शांतिपूर्ण सम्मेलन, अर्थात राज्य को या उसके किसी अंग को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा सम्मेलन कर सकते हैं, अन्यथा कोई अधिकार नहीं है। आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 सी। इसमें क्या दिया गया है? अनुच्छेद 19 सी में इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 19 सी, तो अनुच्छेद 19 सी में संघ बनाने का अधिकार। देखिए, सम्मेलन का और संघ बनाने का दोनों अलग अलग है। सम्मेलन किस में है? बी में है। और सी में क्या है? संघ बनाना। संघ का मतलब है संस्था बनाना कोई, और सम्मेलन करने का मतलब है सभा गठित करना, सभा में बैठना। जैसे मान लिया आपको कोई अपनी बात मनवानी है तो लोग इकट्ठा होकर बैठ गए, तो सम्मेलन हो गया, ठीक है। और संघ का मतलब क्या है? आपने कोई संस्था रजिस्टर्ड करानी है, जैसे कोई पार्टी बनानी है, कोई दल बनाना है, इस तरीके से ऐसा भी आपको अधिकार है। तो इस तरीके के अधिकार किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 19 एक सी में। तो सभी नागरिकों को सभा, संघ और सहकारी समिति गठित करने का अधिकार होगा। इसमें क्या क्या शामिल है? देखो, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। राजनीतिक दल, ये पार्टी जो बनाते हैं आप, जैसे सपा है, बसपा है, ये सब पार्टी बनाने का अधिकार। कंपनी, आप कोई कंपनी गठित करना चाहते हैं, कोई प्राइवेट लिमिटेड, कोई फर्म बनाना चाहते हैं, कोई समिति बनाना चाहते हैं, कोई सहकारी समिति हो या कोई सामान्य समिति। क्लब, कोई क्लब बनाना चाहते हैं, कोई संगठन बनाना चाहते हैं। संगठन कैसा? व्यापारिक संगठन भी हो सकता है। लोगों की अन्य इकाई कोई अधिकार जो बनाना चाहते हैं, वो अनुच्छेद 19 एक सी में बनेगा, ठीक है। आपको याद ये इसी तरीके से रखने हैं, ए बी सी। तो ए में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की, बी में क्या है? सम्मेलन करने की, और सी में क्या है? संघ बनाने की, ठीक है। तो उसको आगे पीछे नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे इसमें दिया गया है उसको ऐसे ही याद रखना है। एग्जाम में मिलाने के लिए भी आता है ये ए बी सी। तो देखिए, यह न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार है, वरन उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप संघ बना सकते हैं, संघ को संचालित करने का भी इसमें अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त संगम या संघ बनाने या उसमें शामिल होने के नकारात्मक अधिकार को भी शामिल करता है। मतलब आप शामिल ना हो, ये भी आपका अधिकार है, ठीक है। संघ बना लिया, उससे निकल जाएं, उसमें एंट्री करें, उसमें ना शामिल हो, ये सब अधिकार आपको दिए गए हैं। इस अधिकार पर भी कैसा प्रतिबंध है? युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। मैंने बताया कि जिस हाथ से आपको अधिकार मिल रहा है, दूसरे हाथ से तुरंत अधिकार को वापस ले लिया गया है। किसके आधार पर? युक्त प्रतिबंध, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के आधार पर। तो देखिए, इसके क्या आधार हैं? भारत की एकता, संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश और नैतिकता। इनके आधार पर आपके संघ को, आपके संगठन को, आपकी संस्था को, आपकी कंपनी को, आपकी पार्टी को रेस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है। इन प्रतिबंधों का आधार है कि नागरिकों को कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कानून सम्मत उद्देश्यों के लिए संगम या संघ बनाने का अधिकार है, तथापि किसी संगम की स्वीकारोक्ति मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। आपका संगम या आपका संघ तब तक ही काम करेगा जब तक वो सार्वजनिक उद्देश्य या आपके खुद के उद्देश्य को पूरा कर रहा है। जब वो किसी और के चीज़ों में समस्याएं पैदा करने लगेगा, राज्य की नैतिकता को उसको भंग करेगा, या फिर क्या करेगा? राज्य की एकता या संप्रभुता को भंग करेगा, तो उसको रोका जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है कि श्रम संगठनों को मोलभाव करने, हड़ताल करने और तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो यानी कि तालाबंदी का और हड़ताल का कोई अधिकार नहीं है। तो अधिकारों को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपके जो श्रम संगठन है उसके लिए औद्योगिक कानून है, उसके आधार पर आप
चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप हड़ताल तालाबंदी नहीं कर सकते। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(c) समझ में आया। अब देखिए अनुच्छेद 19(1)(d), इसमें क्या है, अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अबाध संचरण या देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, इसको सामान्य शब्दों में लिखूं, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। तो देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, अबाध संचरण, घूमने की फिरने की, कहीं भी देश में आप चाहें तो महाराष्ट्र जा सकते हैं, तमिलनाडु जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। क्यों? आप एक अखंड भारत के हिस्सा हैं। लेकिन इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। देखिए स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण करने की, संचरण करने का मतलब है घूमने की, अधिकार प्रदान करता है। यह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से एक ही राज्य के दूसरे स्थान पर, आप यूपी के हैं तो आप यूपी में किसी भी जिले में जा सकते हैं, यूपी में नहीं आप एमपी में भी जा सकते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन सरकार इसे रोक सकती है, किस आधार पर? जैसे हो सकता है सरकार आपको मणिपुर जाने से रोक दे, कश्मीर जाने से रोक दे, उसके पीछे सुरक्षा और अन्य मुद्दे हो सकते हैं, तो उस पर भी प्रतिबंध लग सकता है। यह अधिकार इस बात को बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है, अखंड भारत की बात करता है। ठीक है, क्योंकि अखंड तो सबके लिए है, सभी भारतीयों के लिए एक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है, न कि संकीर्णता को। ठीक है, ये हमारी एकता अखंडता को सुनिश्चित करता है, हमारी संकीर्णता को कम करता है। ठीक है, संघवाद को भी ये बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से आप अनुच्छेद 1D को पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए रेस्ट्रिक्शन कैसे, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण हैं। तो उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, आम लोगों का हित, अगर आपके आने जाने से आम लोगों का हित प्रभावित होता है, या किसी अनुसूचित जाति और जनजाति की सुरक्षा या उसका हित प्रभावित होता है, तो आपको जाने से रोका जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे जब कोई घटना घट जाती है तो नेता उस जगह पे जाते हैं, तो सरकार क्या करती है या पुलिस क्या करती है, नेताओं को उस फला जगह जाने से रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है वहाँ पे दंगे हो सकते हैं। आम लोगों का हित, ये आम लोगों का हित यहीं पे तो है, आम लोगों का हित, या हो सकता है अनुसूचित जाति या जनजाति की सुरक्षा को कोई खतरा पैदा हो जाए। ठीक है, उनके हितों को कोई प्रभावित करे। तो जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश को उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज, जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है, ताकि उनका शोषण ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे मान लिया यहाँ से कहीं किसी विशेष क्षेत्र में जाते हैं और आप बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आपके फला स्थान पे जाने से विशेष लोगों को कोई हानि होती है, उनके हित प्रभावित होते हैं, उनकी संस्कृति, उनकी कल्चर प्रभावित होती है, तो वहाँ पे जाने से रोका जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत। ठीक है, तो ये प्रतिबंध है। अब देखिए अनुच्छेद 19(1)(e), निवास का अधिकार। ये कैसा अधिकार है? निवास का अधिकार। भारत के क्षेत्र में या भारत क्षेत्र में कहीं भी निवास करने का अधिकार, कहीं भी निवास, तो ये लिखा ही है, इसको मैं दूसरा लिख दूं, कहीं भी बसने का अधिकार, बसने का अधिकार। घर बना के बस सकते हैं आप, रह सकते हैं। जैसे मान लिया आप यूपी के रहने वाले हैं, तो आप दिल्ली में जाके बस सकते हैं, आप एमपी में जाके बस सकते हैं, आप तमिलनाडु में, आप कहीं भी जाके बस सकते हैं। ये अखंड भारत है, ये एक भारत की सोच को दर्शाता है, संकीर्णता को नहीं। लेकिन इस पे भी रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि जहां आपको स्वतंत्रता दी गई है वहीं पर स्वतंत्रता को रोक लिया गया है। क्यों? सार्वजनिक हित के संदर्भ में, संप्रभुता के संदर्भ में। ठीक है, किसी विशेष जाति जनजाति की जो उनकी कल्चर है उसको संरक्षित करने के संदर्भ में, या अन्य कोई और भी सुरक्षा के कारण हो सकते हैं, उसके आधार पर इसको रोका जा सकता है, आपके निवास को रोका जा सकता है। यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं, बल्कि अनुच्छेद 14 के को लागू करना ही है, जो आपका विधि का समान संरक्षण है उसको लागू करता है। ये कैसे? देखो, देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार। ठीक है, हर नागरिक को राज्य इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध दो आधारों पर लगा सकता है। क्या आधार हो सकते हैं उचित प्रतिबंध? विशेष रूप से आम लोगों के हित, वही पहली वाली बात है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की बात अगर प्रभावित होते हैं
तो आपके विचरण को या निवास को रोका जा सकता है। जनजातीय क्षेत्र में उनकी संस्कृति, भाषा, रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों को प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे मान लिया यूपी के, पश्चिमी यूपी के 10-20 लोग हैं, या कुछ लोग जाके कहीं जनजातीय क्षेत्र में जाके बस जाते हैं और वहाँ बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। उनके बिजनेस और उनके रहने से वहाँ के आसपास की जो जनजातियाँ हैं जो विशेष रूप से प्रतिबंधित हैं, उन पे जाके कोई इफेक्ट आता है, तो आपके निवास स्थान को रोका जा सकता है। जैसे कश्मीर में हो सकता, जैसे अब से पहले जब धारा 370 नहीं हटी थी, 35 से नहीं हटा था, तो तब से कश्मीर में रोक थी जाके ज़मीन खरीदने पर, वहाँ पे निवास करने पर बाहरी लोगों के लिए कुछ विशेष क्षेत्रों में, ठीक है। ऐसे ही आपके पूर्वोत्तर के क्षेत्र में रोक लगा दी जा सकती है। ऐसे ही हो सकता है महाराष्ट्र के विदर्भ वाले क्षेत्र में हो सकता है, या किसी विशेष जनजाति के क्षेत्र में इन चीज़ों को रोका जा सकता है, आपके निवास को रोका जा सकता है, ठीक है। तो जहाँ अधिकार दिए गए हैं वहाँ अधिकारों को रोका भी गया है। अब देखिए आपने जो अधिकार पढ़े वो किस तरीके से हैं, देखो A, B, C, D, E, F और G। देखिए ये कैसा है, वाक और कैसी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये कैसी है, सम्मेलन की। ये कैसी है, सम्मेलन की। ये कैसी है, संघ बनाने की। ये कैसी है, कहीं भी बस घूमने की। और ये कैसी है, कहीं भी बस जाने की, निवास करने की, कहीं भी बसने की या निवास करने की। अब ये एफ में क्या आता है, एफ में है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मैंने आपको पहले बता दिया कि अनुच्छेद 300A में इसको पहुंचा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और ये जी क्या है, ये जी यही है व्यवसाय की स्वतंत्रता, आपको बिजनेस यानी कि व्यापार की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी क्षेत्र में या पूरे भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको पूरी तरीके से दी गई है। और आपको इन्हें इसी तरीके से याद रखना है कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में। इसको मिक्स नहीं करना कि ए में संघ बनाने की नहीं लिखनी है। ए में वाक और अभिव्यक्ति है तो वाक और अभिव्यक्ति ही रहेगी। बी में सम्मेलन की है तो संघ की नहीं होगी। ये क्वेश्चन में मिलाने के लिए आ जाता है, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता या व्यापार करने की, सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, उसका पेशा अपनाने और व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। आप व्यापार कर सकते हैं भारत के किसी भी हिस्से में जाकर, लेकिन राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। किन आधारों पर, देखिए वही आधार है अधिकार। कोई अनैतिक कृत्य, आप कोई ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जिसमें अनैतिकता हो, ठीक है, जिसमें अनैतिकता शामिल होती है। जैसे महिलाओं और बच्चों का दुरुपयोग, कोई ऐसा व्यापार नहीं है जिसमें महिलाओं से ज़्यादा काम कराया जा रहा है या अनैतिकता कराई जा रही है, या बच्चों का उपयोग इस तरीके से किया जा रहा है उनके जीवन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, या कोई खतरनाक या हानिकारक औषधियों का या विस्फोटकों का आप उद्योग नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो राज्य इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकता है और इनके संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है। अगर आपको ऐसे काम करने हैं तो पहले लाइसेंस लेना होगा और लाइसेंस के आधार पर सरकार के जो नॉर्म्स हैं वो पूरे करने होंगे, ठीक है। आप कोई ऐसा व्यापार नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोगों को शराब बनाने में पकड़ लिया जाता है, जैसे अरविंद केजरीवाल अभी इसी मुद्दे पर गिरफ्तार हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपको अधिकार है बिजनेस करने का, लेकिन सरकार से लाइसेंस, और वो लीगलिटी के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है, छुप के नहीं। या कोई काम हो, इस तरीके के बिजनेस को रोका जा सकता है। वैसे आप सामान्य बिजनेस कर सकते हैं किसी भी आधार पर, आपको राज्य नहीं रोकेगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अनुच्छेद 19 को इस तरीके से पढ़ा जाता है। अब आता है अनुच्छेद 20, 21 और 22। अनुच्छेद 20 को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जस्ट अगली क्लास में, फिर 21 को, फिर 22 को, ऐसे ही विस्तार से। इन 2 क्लासों में मैंने अनुच्छेद 19 समाप्त किया है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो सभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।